अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम MGT 601 के लेक्चर नंबर 19 को देखेंगे। यहाँ से हमारा फाइनल टर्म के लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट एंड फील्ड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अ न्यू एंटरप्राइज। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। स्टूडेंट, आज हम पोस्ट एंड फील्ड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय न्यू एंटरप्राइज के बारे में बात करेंगे। यानी जब कोई नया बिजनेस या एंटरप्राइज स्टार्ट होता है तो उसे स्टार्ट करने के बाद कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इन प्रॉब्लम्स को समझना हमारे लिए बहुत अहम है। वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं हम यहाँ पर वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पर 7 प्रॉब्लम्स बताए गए हैं। पहला जो प्रॉब्लम है वो है एक्विजिशन ऑफ लैंड, यानी ज़मीन हासिल करना। सबसे पहला काम बिज़नेस के लिए मुनासिब जगह या ज़मीन ख़रीदना होता है। अगर सही लोकेशन ना मिले तो बिज़नेस को मुश्किलात हो सकती हैं। ठीक है, यानी अगर हम किसी ऐसी जगह पर ज़मीन ख़रीद कर वहाँ पर अपना बिज़नेस स्टार्ट करें जहाँ पर लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, उस टाइप का मटेरियल नहीं चाहिए, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और हमें अगर हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो दूसरी जगह के लोग ज़्यादा उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और हम उस जगह पे हमारी ज़मीन है, हमारा कारोबार है जहाँ पर उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिक हम जो है वो नुकसान में होंगे। दूसरा जो प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल वर्क्स। ज़मीन मिलने के बाद दूसरा बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है फैक्ट्री, ऑफिस या बिल्डिंग बनाना। इसके साथ बिजली, पानी, रोड्स और दूसरे सिविल वर्क्स भी कंप्लीट करने होते हैं। तीसरा प्रॉब्लम है एक्विजिशंस ऑफ मशीनरी एंड इंस्टॉलेशन, यानी बिज़नेस के लिए ज़रूरी मशीन्स ख़रीदी जाती हैं और उन्हें सही तरह इंस्टॉल किया जाता है। अगर इंस्टॉलेशन ठीक ना हो तो प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो सकती। चौथा प्रॉब्लम है रॉ मटेरियल, लेबर और मैनेजमेंट का इंतज़ाम, यानी बिज़नेस को चलाने के लिए रॉ मटेरियल के सप्लायर्स ढूंढने, वर्कर्स हायर करने और अच्छी मैनेजमेंट का इंतज़ाम करना ज़रूरी होता है। 5वें नंबर पर आ जाता है मार्केटिंग की प्लानिंग, यानी प्रोडक्ट बनाने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि उसे कौन ख़रीदेगा, मार्केट में डिमांड कितनी है और प्रोडक्ट को किस तरह सेल किया जाएगा। छठा प्रॉब्लम है वर्किंग कैपिटल का इंतज़ाम, यानी रोज़ाना के खर्चे जैसे सैलरीज, रॉ मटेरियल और बिल्स देने के लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। इसके लिए बैंक या दूसरे फाइनेंस सोर्सेज का इंतज़ाम किया जाता है। 7वें नंबर पर आ जाता है कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स, यानी सब काम सही ऑर्डर में और टाइम पर होने चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो प्रोजेक्ट लेट हो सकता है और ख़र्चा भी बढ़ सकता है। ठीक है, ये 7 प्रॉब्लम्स हैं, आपने अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ का जिक्र होता है पर्ट एनालिसिस। पर्ट एनालिसिस क्या होती है? इसमें स्टूडेंट्स पर्ट एनालिसिस का जो यूज़ किया जाता है वो इसलिए होता है कि पर्ट एक प्लानिंग टेक्निक है जो हमें ये बताती है कि कौन सा काम पहले और कौन सा बाद में करना है ताकि प्रोजेक्ट टाइम पर और कम कॉस्ट में कंप्लीट हो। ठीक है, तो आपने सिंपल सी चीज़ें याद रखनी है कि नया एंटरप्राइज स्टार्ट करते वक्त लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, रॉ मटेरियल, लेबर, मार्केटिंग, वर्किंग कैपिटल और कोऑर्डिनेशन सबसे अहम चैलेंजेस होते हैं। अगर इन सब की प्लानिंग अच्छी हो तो बिजनेस सक्सेसफुली रन कर सकता है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स ऑफ अ न्यू एंटरप्राइज। पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स से मुराद वो प्रॉब्लम्स हैं जो नया बिजनेस स्टार्ट करने के बाद सामने आती हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि सेवरल प्रॉब्लम्स क्रिएट हर्डल्स टू स्टार्ट एनी एंटरप्राइज वेदर स्मॉल और लार्ज, यानी इसका मतलब है कि चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, उसे स्टार्ट करते वक्त या जो है वो स्टार्ट होने के बाद मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। They need not always arise, but an awareness regarding them could enable their timely avoidance or prevention. इसका मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बिज़नेस को ये तमाम प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर को पहले से इन प्रॉब्लम्स का पता हो तो वो उनसे बचने के लिए पहले ही प्लानिंग कर सकता है और उन्हें टाइम पर कंट्रोल भी कर सकता है। ठीक है, ब्लो आर गिवन सम ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स, यानी अब हम आगे जो है वो उन्हें इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स की लिस्ट देखेंगे जो नए एंटरप्राइज शुरू होने के बाद आमतौर पर जो है नए एंटरप्राइज को फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, सो चलते हैं हम उन पॉइंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास है लैक और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स।
स्टूडेंट्स, लैक और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट से मुराद ये है कि बिज़नेस को प्रॉफिट ना हो या बहुत कम प्रॉफिट होना, ठीक है। यानी अगर बिज़नेस की सेल्स कम हो, खर्चे ज़्यादा हों या मैनेजमेंट ठीक ना हो तो बिज़नेस प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल, अगर एक शॉप की मंथली सेल्स 2 लाख है और उसके टोटल एक्सपेंसेस भी 2 लाख हैं या उससे ज़्यादा हैं तो ऑनर के पास कोई प्रॉफिट नहीं बचेगा। इस सिचुएशन को जो है वो लैक और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं एक्सपीरियंस फैक्टर पर। एक्सपीरियंस फैक्टर क्या होता है? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक्सपीरियंस फैक्टर से मुराद है कि अगर एंटरप्रेन्योर या बिज़नेस ओनर के पास एक्सपीरियंस कम हो तो उसे बिज़नेस चलाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वो कौन कौन सी मुश्किलात आ सकती हैं यहाँ पर हम वन बाय वन देखेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है अनफेमिलियरिटी और लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट और सर्विस लाइन। इसका मतलब है कि यानी अगर एंटरप्रेन्योर को अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में एक्सपीरियंस ना हो तो उससे गलत डिसीजंस हो सकते हैं और बिज़नेस को नुकसान हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास आ जाता है लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट, यानी कि इसका मतलब है कि अगर बिज़नेस ओनर को मैनेजमेंट की नॉलेज या एक्सपीरियंस ना हो तो वो एम्प्लॉयज़, प्लानिंग और बिज़नेस एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है। देयर इज़ अ वेस्ट, ये हमारे पास सेकंड में ही है, देयर इज़ अ वेस्ट डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ मशीनिस्ट एंड बीइंग एबल टू मैनेज अ मशीन शॉप। इसका मतलब है कि मशीन चलाना और मशीन वर्कशॉप को मैनेज करना दो मुख्तलिफ स्किल्स हैं। यानी कि मिसाल ले लेते हैं हम, अगर एक शख्स मशीन चलाने में एक्सपर्ट हो, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो शख्स उन एम्प्लॉयज़ को भी मैनेज कर सके, प्लानिंग करे या बिज़नेस के फाइनेंशियल डिसीजन भी ले सके, ठीक है। यानी टेक्निकल स्किल्स और मैनेजमेंट स्किल अलग अलग चीज़ है, क्लियर। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एक्सपीरियंस। इसका मतलब है कि एंटरप्रेन्योर सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट जैसे कि सेल्स, फाइनेंस या प्रोडक्शन पर ज़्यादा तवज्जो देता है और बाकी डिपार्टमेंट्स को नज़रअंदाज कर देता है। यानी अगर ओनर सिर्फ सेल्स पर फोकस करे और प्रोडक्शन या फाइनेंस को इग्नोर करे तो बिज़नेस को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट है इनकम्पिटेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट कैपेबल या क्वालिफाइड ना हो। यानी अगर मैनेजर्स सही प्लानिंग ना करें, अच्छे डिसीजंस ना लें या एम्प्लॉयज़ को ठीक तरह गाइड ना करें तो बिज़नेस की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स सेल काजेज़ पर। इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से किसी भी बिज़नेस की सेल्स कम हो जाती हैं, ठीक है। उसमें जो पहली रीज़न बताई गई है वो है वीक कम्पिटिटिव पोजीशन। यानी इसका मतलब है कि मार्केट में कंपटीटर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और हमारा बिज़नेस उनका मुकाबला ना कर सके, इस वजह से कस्टमर्स दूसरी कंपनीज़ की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। दूसरी जो रीज़न है वो है लैक ऑफ प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है। अगर स्टॉक का सही रिकॉर्ड ना रखा जाए या ज़रूरत के वक्त प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो तो सेल्स कम हो जाती हैं, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है लो सेल्स वॉल्यूम है। यानी इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम बिक रही हो। जब सेल्स कम होंगी तो बिज़नेस की इनकम भी कम हो जाएगी, क्लियर। देन हमारे पास आ जाता है पुअर लोकेशन। यानी अगर शॉप या बिज़नेस की लोकेशन अच्छी ना हो, जहां कस्टमर्स कम आते हों तो सेल्स पर बुरा असर पड़ता है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है डिक्लाइन इन डिमांड ड्यू टू रिसेशनरी ट्रेंड्स इन द पर्टिकुलर इंडस्ट्री। यानी मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाए, जब लोग प्रोडक्ट ख़रीदना ही कम कर दें तो सेल्स ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो अगर बिज़नेस मार्केट के नए ट्रेंड्स और कस्टमर की चेंजिंग डिमांड के साथ अपडेट ना रहें तो भी उसकी सेल्स कम हो सकती है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है इनएप्रोप्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। यानी अगर प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन या मार्केटिंग ठीक ना हो तो कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं चलेगा और सेल्स इस तरह कम रहेंगी, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है हाई प्रोडक्शन कॉस्ट एंड कंसिक्वेंट हाई प्राइसिंग। यानी प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो। जब कॉस्ट ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ जाएगी और कस्टमर्स कम ख़रीदेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो एक्सेसिवली हाई प्राइसिंग मतलब यानी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा रखना। जब प्राइस कंपटीटर से ज़्यादा होगी तो कस्टमर्स सस्ता प्रोडक्ट ख़रीदना पसंद करेंगे।
ठीक है। तो ये चंद वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारा जो बिज़नेस है वो लॉस में जा सकता है। तो आपने ये इनकी वजूहात याद रखनी है। इसके बाद हम आ जाते हैं आगे एक्सपेंस काजेज़ पर। स्टूडेंट, एक्सपेंस काजेज़ से मुराद वो प्रॉब्लम्स हैं जो बिज़नेस के ज़्यादा ख़र्चों की वजह से पैदा होती हैं, जैसे कि फेल टू कंट्रोल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब है कि अगर बिज़नेस अप्लाई डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कंट्रोल ना करे तो प्रॉफिट कम हो जाता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, सैलरीज, ट्रांसपोर्ट और दूसरे रोज़ाना के ख़र्चे शामिल होते हैं। अगर ये ख़र्चे बहुत ज़्यादा हो जाएं तो बिज़नेस की इनकम कम और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। इसके साथ जो है वो बोरिंग टू हेविली है, यानी बिज़नेस ज़रूरत से ज़्यादा लोन ले लेता है। जब लोन ज़्यादा होता है तो उसका इंटरेस्ट और जो है वो इंस्टॉलमेंट्स भी देनी पड़ती हैं। इससे बिज़नेस पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता है। ठीक है। इसके साथ साथ प्रॉफिट्स रिड्यूस और सर्वाइवल का ख़तरा भी होता है। यानी हमें यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जब एक्सपेंसेस और डेब्ट्स ज़्यादा हो जाएं तो प्रॉफिट कम हो जाता है। अगर बिज़नेस अपने कर्ज़ यानी डेब्ट्स जो है वो वक्त पर अदा ना कर सके तो बिज़नेस को बंद होने का भी ख़तरा हो सकता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेगलेक्ट काजेज़। नेगलेक्ट काजेज़ से मुराद है कि एंटरप्रेन्योर अपने बिज़नेस पर पूरी तवज्जो ना दे सके। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि पुअर हेल्थ आ गई, लेजीनेस आ गई, फैमिली और मैरिज प्रॉब्लम्स आ गए, सेट जो है वो प्रायोरिटीज़ आ गई। पुअर हेल्थ से मुराद अगर बिज़नेस ओनर की सेहत ख़राब हो तो वो बिज़नेस को अच्छी तरह मैनेज नहीं कर पाता। लेजीनेस यानी कि अगर एंटरप्रेन्योर सुस्ती करे और अपने काम को टाइम पर कंप्लीट ना करे तो बिज़नेस की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। तीसरी बात फैमिली और मैरिज प्रॉब्लम्स आ जाता है इसमें, यानी कि समटाइम ऐसा होता है कि फैमिली या मैरिज प्रॉब्लम्स की वजह से बिज़नेस ओनर का फोकस बिज़नेस से हट जाता है। इसके बाद सेट प्रायोरिटीज़ आ जाती है, यानी इसीलिए एंटरप्रेन्योर को अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर रखनी चाहिए और सबसे ज़्यादा तवज्जो बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने पर देनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है कैपिटल काजेज़। कैपिटल से क्या मुराद है? कैपिटल से मुराद वो पैसा है जो बिज़नेस को स्टार्ट करने और उसको रन करने के लिए चाहिए होता है। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि लो और ओवर एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल नीड्स आ जाता है। इसका मतलब है कि एंटरप्रेन्योर कैपिटल की ज़रूरत का जो है वो गलत अंदाज़ा लगा लेता है। अगर कम कैपिटल का अंदाज़ा लगाए तो बिज़नेस के लिए पैसा कम पड़ जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा कैपिटल का अंदाज़ा लगाया जाए तो अननेसेसरी पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। सो दोनों सूरतें जो है वो बिज़नेस के लिए ठीक नहीं होती। क्लियर? इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है पुअर कैश मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि बिज़नेस अपने कैश या पैसों को सही तरह मैनेज नहीं करता। अगर कैश के रिकॉर्ड और प्लानिंग ठीक ना हो तो बिज़नेस को डेली एक्सपेंसेस देने में मुश्किल होती है। तीसरी बात बैड डेब्ट कलेक्शन, यानी इसका मतलब है कि कस्टमर्स से उधार दिया हुआ पैसा जो है वो वक्त पर वापस ना मिलना। यानी जब कस्टमर्स पेमेंट जो है वो डिले करते हैं तो बिज़नेस के पास कैश की कमी हो जाती है। देन आ जाता है अनफेवरेबल क्रेडिट टर्म्स, यानी इसका मतलब है कि बिज़नेस को क्रेडिट की अच्छी कंडीशंस ना मिलना या सप्लायर्स की पेमेंट कंडीशंस बहुत सख्त होना। ठीक है। सो इससे बिज़नेस पर जो है वो फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ जाता है। देन कस्टमर काजेज आ जाता है। इसमें जो है वो एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट ऑन लिबरल टर्म्स है, यानी इसका मतलब है कि बिज़नेस कस्टमर्स को बहुत आसानी से और लंबी मुद्दत के लिए उधार दे देता है। ठीक है। अगर कस्टमर वक्त पर पेमेंट ना करे तो बिज़नेस का पैसा फंस जाता है और जो है वो कैश फ्लो जो है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है। देन स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है पर्सनल काजेज़। पर्सनल काजेज़ से मुराद वो प्रॉब्लम्स हैं जो एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स की वजह से बिज़नेस में पैदा होती हैं, जैसे कि हाई रेट ऑफ एब्सेंटिज़म। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज़ बार बार बिना वजह के छुट्टी करते हैं या काम पर नहीं आते। जब वर्कर्स रेगुलर ना आए तो प्रोडक्शन और बिज़नेस का काम जो है वो मुतासिर होता है। इसके बाद हाई लेबर टर्नओवर। इसका मतलब है लेबर टर्नओवर का मतलब है कि एम्प्लॉयज़ बहुत जल्दी जॉब छोड़ देते हैं और नए एम्प्लॉयज़ बार बार हायर करना पड़ते हैं। इससे बिज़नेस का टाइम और पैसा दोनों ज़ाया होता है। तीसरी बात अनहेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशंस है। इससे मुराद ये होता है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के दरमियान अच्छे ताल्लुकात ना होना। अगर दोनों के दरमियान झगड़े या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो तो बिज़नेस की परफॉर्मेंस कम हो जाती है। देन लो प्रोडक्टिविटी, यानी कि लो प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि वर्कर्स कम काम करते हैं या उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं होती। जब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम होगी और बिज़नेस को नुकसान होगा। देन आ जाता है लॉकआउट्स, यानी लॉकआउट्स उस सिचुएशन को कहते हैं जब मैनेजमेंट किसी वजह से फैक्ट्री या कंपनी को टेम्परेरी बंद कर देती है और वर्कर्स को काम करने की इजाज़त नहीं होती। इससे प्रोडक्शन रुक जाती है। इसके बाद आ जाता है मिलिटेंट ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियन वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है।
मिलिटेंट ट्रेड यूनियन से मुराद ऐसी यूनियंस हैं जो अपने डिमांड्स के लिए बार बार स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट या सख्त प्रेशर का यूज़ करती हैं। इस वजह से बिज़नेस का काम मुतासिर होता है और प्रोडक्शन में रुकावट आती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जितने भी हाईलाइट पॉइंट्स मैंने किए हुए ये पॉइंट्स आपने लाजमी याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो है नेचुरल क्लैमिटीज़। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हम यहाँ पे देखेंगे। नेचुरल क्लैमिटीज़ से मुराद वो डिज़ास्टर्स जो है जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि हमारे पास चोरी या डाका, ठीक है, बर्गलरीज, अर्थक्वेक्स यानी कि ज़लज़ले वगैरह, फायर, आग लग जाना। अगर बिज़नेस को इन डिज़ास्टर्स का सामना करना पड़े तो प्रॉपर्टी, मशीनरी और स्टॉक का नुकसान हो सकता है और बिज़नेस रुक सकता है। ठीक है, इसी तरह गवर्नमेंट रेगुलेशंस आ जाती हैं, यानी सम टाइम गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस भी बिज़नेस के लिए चैलेंजेस जो है वो क्रिएट करते हैं, जैसे कि डिफ़िकल्टी ऑफ कंप्लाइंस। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना जो है वो कभी मुश्किल और महंगा भी हो सकता है। एक्सेसिव कॉस्ट बर्डन यानी टैक्सेस, लाइसेंसेस और दूसरी लीगल रिक्वायरमेंट्स की वजह से बिज़नेस के ख़र्चे बढ़ जाते हैं। डायलेटरी टैक्टिक्स, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में अप्रूवल्स या परमिशंस मिलने में देर हो जाती है, जिसकी वजह से बिज़नेस का काम स्लो हो जाता है। इसके बाद अनमाइंडफुल एक्सपेंशन, यानी इससे मुराद ये होता है कि एंटरप्रेन्योर बिना प्लानिंग के बिज़नेस को बहुत जल्दी एक्सपैंड कर देता है। ठीक है, अगर बिज़नेस को इतने कस्टमर्स ना मिलें कि एक्सपेंडेड बिज़नेस का ख़र्चा निकल सके तो बिज़नेस को नुकसान हो सकता है। इसी तरह इन्वायरमेंटल काजेज़ हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो बिज़नेस के बाहर के इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ या टैक्स रूल्स चेंज कर दे तो बिज़नेस पर असर पड़ता है। चेंज इन सोशल प्रेशर और ट्रेंड्स आ जाता है, यानी अगर लोगों की पसंद या मार्केट के ट्रेंड्स जो है वो बदल जाएं तो प्रोडक्ट की डिमांड भी बदल सकती है। इसी तरह इन्फ्लेशनरी इंक्रीज़ इन इनपुट कॉस्ट, यानी इन्फ्लेशन की वजह से रॉ मटेरियल्स, इन्फ्लेशन कहते हैं महंगाई को। ठीक है, महंगाई की वजह से रॉ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट और दूसरी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। जब इनपुट्स कॉस्ट बढ़ती है तो प्रोडक्ट बनाना महंगा हो जाता है और प्रॉफिट कम हो सकता है। इसी तरह चेंजेस इन पॉलिटिकल कंडीशंस आ जाते हैं, यानी अगर कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन अनस्टेबल हो तो बिज़नेस एक्टिविटीज़ मुतासिर होती हैं और इन्वेस्टमेंट भी कम हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोडक्शन काजेज़ पर। प्रोडक्शन काजेज़ के बारे में हम बात करेंगे। ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन कम या जो है वो मुतासिर हो जाती है, जैसे कि लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। इससे ये मतलब होता है कि बिज़नेस अपनी फैक्ट्री या मशीन्स की पूरी कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर फैक्ट्री 100 प्रोडक्ट्स बना सकती है लेकिन सिर्फ 50 ही बना रही हो तो इसे लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कहते हैं। दैन टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस आ जाता है। इसका मतलब है कि बिज़नेस पुरानी टेक्नोलॉजी या पुरानी मशीन्स यूज़ कर रहा हो। पुरानी टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोडक्शन स्लो होती है और नए कंपटीटर से मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। दैन आ जाता है इनएबिलिटी टू रिप्लेस एंड अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब होता है कि एंटरप्रेन्योर नई टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पाता या पुरानी मशीन्स को नई मशीन से रिप्लेस नहीं कर पाता। इस वजह से प्रोडक्शन की क्वालिटी और स्पीड दोनों मुतासिर होती हैं। दैन आ जाता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। इसका मतलब है कि ज़रूरत के मुताबिक वर्कर्स अवेलेबल ना हो। जब लेबर कम होगी तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसके बाद पुअर मशीनरी मेंटेनेंस आ जाता है। इसका मतलब है कि मशीन्स की रेगुलर सर्विसिंग और मेंटेनेंस ना की जाए। अगर मशीन्स की देखभाल ना हो तो वो ख़राब हो सकती हैं, जिससे प्रोडक्शन रुक जाती है और बिज़नेस को नुकसान होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।